हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उससे पहले हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट कर लिए थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हम प्रिंसिपल्स पढ़ चुके थे। आज का जो वीडियो है वो होगा अबाउट साइंटिफिक टेक्निक्स। बेसिकली टेलर के द्वारा दो चीज डेवलप किया गया था, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और दूसरा साइंटिफिक टेक्निक्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेक्निक्स का मतलब होता है उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कोई चीज को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसको बोलते हैं उनका टेक्निक्स। ठीक है, तो उनके द्वारा 5 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स दिए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर का बोलना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप के डिपार्टमेंट हैं, एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है प्लान बनाना और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है उसको एग्जीक्यूट करना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक काम के लिए एक एक्सपर्ट का होना जरूरी है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक है प्लानिंग और दूसरा है प्रोडक्शन। प्लानिंग वालों का काम है खाली प्लान बनाना, उसके अंदर 4 टाइप के वर्कर्स होंगे, और प्रोडक्शन के अंदर 4 टाइप के वर्कर्स होंगे जिनका काम होगा प्लान को एग्जीक्यूट करना। तो ओवरऑल फंक्शनल फोरमैनशिप के हिसाब से 8 स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया जाएगा, 4 अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड 4 अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, देखना। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड दैट डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इनटू 2 डिपार्टमेंट्स। पहला हो गया उसके अंदर प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड दूसरा हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। तो बोल रहा है जिनका काम है प्रोडक्शन, उनका काम प्लानिंग नहीं होना चाहिए, मतलब प्लानिंग का काम अलग और प्रोडक्शन का काम अलग। सेकेंड, टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी टेलर सजेस्टेड ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स। तो बोल रहा है कि स्पेशलाइजेशन लाने के लिए हर फील्ड में एक्सपर्ट का होना जरूरी है। तो प्लानिंग के अंदर वो 4 एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने बोले हैं और प्रोडक्शन के अंदर 4, टोटल हो गए 8। ठीक है, टू सुपरवाइज गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर्स। As one foreman cannot be expert in every aspect of work, so Taylor suggested minimum 8 specialists और functional experts, मिनिमम 8 लोगों को अपॉइंट करने बोला गया है टू सुपरवाइज एंड गाइड। टेलर का बोलना है कि एक आदमी हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो 8 अलग अलग एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना जरूरी है। और ये प्रिंसिपल किसको प्रमोट करता है? हमारा जो पहला प्रिंसिपल था साइंटिफिक, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, कौन कौन होंगे ये 8 एक्सपर्ट्स यहां पे देखते हैं। 4 हो गए प्लानिंग डिपार्टमेंट के और 4 हो गए प्रोडक्शन या ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के। तो हमको बड़े ध्यान से कौन कौन एक्सपर्ट है उसका नाम और उसका काम याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला हो गया रूट क्लर्क। नाम से पता चल रहा है रूट क्लर्क का काम होगा रास्ता बताना। The foreman responsible to fix up the sequence of steps, कौन सा काम के बाद क्या होगा वो रोड मैप देने का काम है रूट क्लर्क का। फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल एंड मैनुअल जॉब्स। दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका काम क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस का जरूरत है वो सारा इंस्ट्रक्शंस कौन प्रोवाइड करेगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नेक्स्ट होगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। नाम से पता चल रहा है इसका काम होगा एक काम को करने के लिए कितना समय लगना चाहिए, कब स्टार्ट होना चाहिए, कब कंप्लीट होना चाहिए, ये सब डिसाइड करेगा। और हर काम में कितना खर्चा होना चाहिए वो भी वो प्लान करेगा। तो टाइम एंड कॉस्ट का काम है टाइम डिसाइड करना, कितना समय लगेगा, कब काम शुरू होगा, कब खत्म होगा और कितना खर्चा लगेगा उसमें। नेक्स्ट है डिसिप्लिनेरियन, जिसका काम है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना और चेक करना कि ऑर्गेनाइजेशन
सिस्टमेटिकली काम कर रहा है या फिर नहीं। क्लियर? तो ये हो गया प्लानिंग डिपार्टमेंट, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के अंदर भी ऐसे ही 4 लोग होंगे। सबसे पहला हो गया गैंग बॉस। उसका काम क्या होगा? सारे रिसोर्सेस, ऑल द मशीन, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेस को इकट्ठा करना, जमा करना, ताकि काम करने में डिले ना हो। सेकेंड है स्पीड बॉस। इसका काम होगा कि टाइम से काम को कंप्लीट करना, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द जॉब। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। इसका काम होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मशीन्स है उसमें जो भी रिपेयर्स का जरूरत है वो टाइम टू टाइम वो करवाता रहे। तो दिस बॉस इंश्योर्स दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशंस। लास्ट इंस्पेक्टर। इसका काम है क्वालिटी चेक। दिस बॉस कीप्स अ चेक ऑन द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। जो फिनिश गुड्स है उसका क्वालिटी चेक करेगा वो। क्लियर है ये? तो हर का एक काम है, हमको नाम और काम याद रखना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टेक्निक गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, नेक्स्ट जो टेक्निक आता है वो आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है हर बार सेम साइज, सेम वेट, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तो कस्टमर कभी हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। हमारा प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो हर बार सेम होना जरूरी है। आज हम डोमिनोज में पिज्जा खाते हैं, तो उस पिज्जा का टेस्ट अगर हर बार डिफरेंट होगा तो हम कभी भी डोमिनोज जाना पसंद नहीं करेंगे। हम डोमिनोज इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये पर्टिकुलर पिज्जा ऐसा टेस्ट करेगा। जब भी जाएंगे हर बार वैसा ही टेस्ट करेगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। और स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए। अगर हर बार सेम टेस्ट नहीं होता तो कस्टमर्स कभी प्रिफर नहीं करते वहां पे विजिट करना। क्लियर है ये? तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब हर बार सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम वेट का गुड्स प्रोड्यूस करना। और सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफाई करना, आसान करना कामों को। ठीक है, देखना साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। आउटपुट हर बार सेम कैसे बनेगा? तुम खुद सोचो, हर बार पिज्जा सेम कैसे बनेगा? अगर हर बार इनपुट सेम होगा, मतलब हर बार रॉ मटेरियल, हर बार इंग्रेडिएंट्स, हर बार प्रोसेस, सब कुछ जब सेम होगा तभी हर बार पिज्जा का टेस्ट जो है वो सेम आएगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन आउटपुट में लाने के लिए हमको इनपुट, प्रोसेस, सब कुछ में स्टैंडर्डाइजेशन लाना पड़ेगा। अगर रॉ मटेरियल, प्रोसेस सेम होगा हर बार तो आउटपुट हर बार सेम होगा ही फिर। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल if standard is maintained right from selection of tools, equipments, machine, maximize the output keeping mind in the quality standard। तो फोकस होना चाहिए हमेशा आउटपुट को मैक्सिमाइज करना, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड, but it refers to setting up standards for type, weight, measure, quality या फिर size। हर बार सेम साइज का होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए, सेम वेट का होना चाहिए, सेम मेजर्स का होना चाहिए, सेम क्वालिटी का होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सिलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड। कौन कौन यूज किया? सब बड़ी बड़ी कंपनीज जो है दे हैव यूज्ड स्टैंडर्डाइजेशन। अगर एप्पल का फोन हर आईफोन 15 का फीचर अलग होगा तो नहीं चलेगा ना। आईफोन 15 अगर है तो हर एक आईफोन 15 का फीचर्स जो है वो सेम होना चाहिए। अगर नहीं वर्क करेगा सेम तरीके से तो फिर प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाएगा, मार्केट में नहीं बिकेगा।
तो स्टैंडर्डाइजेशन हर जगह जरूरी है। कस्टमर को एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए, कस्टमर को सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम फीचर्स के साथ हर बार प्रोडक्ट्स उनको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशंस आर टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी मेंटेन करना, साथ ही में सेम टाइप, साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स भी फॉलो करना, टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर मैन एंड मटेरियल, सबके लिए स्टैंडर्ड सेट करना, किसके लिए, मैन मतलब एम्प्लॉइज और मशीन मतलब जो मशीन हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूएसए reduced its variety from 2000 to 200 which brought positive results for the company। क्या हो रहा था वहां पे, एक कंपनी था जो 2000 वैरायटी का प्रोडक्ट्स बनाता था। तो 2000 वैरायटी बनाएगा तो स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना मुश्किल होगा, हर बार सेम बनाना बहुत मुश्किल होगा। अगर मेन्यू में 10 पिज्जा है तो हम ठीक है मेंटेन कर पाएंगे क्वालिटी को, हर बार सेम बना पाएंगे। मेन्यू में 500 तो पिज्जा डाल दूंगा तो क्या होगा, पिज्जा जो है सेम नहीं बनेगा हर बार, है ना। वैसे ही अगर 2000 वैरायटी का पेपर हम बनाएंगे तो हो सकता है कि हम सेम स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन ना कर सकें। तो कंपनी क्या 2000 पेपर को बंद किया और सिर्फ कितना टाइप का पेपर बनाना शुरू किया, 200। अब सिर्फ 200 वैरायटी का बनाएगा तो कंपनी जो है स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन कर सकेगा। क्लियर है, और स्टैंडर्डाइजेशन के वजह से ही कंपनी जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। क्लियर, तो दिस वाज सेकेंड टेक्निक। नेक्स्ट, थर्ड टेक्निक का नाम है वर्क स्टडी, काम को एनालाइज करना, वर्क को एनालाइज करना। इसके अंदर 4 टाइप के स्टडीज दिए गए हैं, एक एक करके हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो पहला स्टडी आता है वर्क स्टडी के अंदर, फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है कि एम्प्लॉय जब काम करता है तो एम्प्लॉय थकेगा और उसको रेस्ट का जरूरत पड़ेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कब रेस्ट देना है, कितना रेस्ट देना है, कितनी बार रेस्ट देना है, ये सब कुछ डिसाइड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर रेस्ट नहीं देंगे तो वर्कर का एफिशिएंसी कम हो जाएगा। जब रेस्ट मिलता है तो वर्कर को टाइम मिलता है रिलैक्स करने का, तो वो नेक्स्ट जब आएगा रिलैक्स करने के बाद तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। हमारे साथ भी होता है, हम पढ़ाई करते रहते, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिए, अब दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, बैठे हैं कुछ दिमाग में नहीं जा रहा, 10 मिनट का राउंड मार के आएंगे घर का, 1 राउंड मार के आएंगे घर का, वापस आके बैठ के पढ़ेंगे तो हमको समझ में आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग थक गया होगा, फटीक हो गया होगा। 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा तो दिमाग थोड़ा रिलैक्स करेगा, तो फिर नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज थक जाएंगे तो जरूरी है उनको टाइम टू टाइम रेस्ट देते रहना। तो इसी को बोलते हैं फटीग स्टडी, जिसका ऑब्जेक्टिव है ये डिसाइड करना कि हाउ विल मेनी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल्स विल बी गिवन, what is the duration of rest intervals and how many intervals will be given। ठीक है, तो कितना कितना देर में देंगे, कितना देर का ब्रेक देंगे और दिन में कितनी बार ब्रेक देंगे, ये सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखना, a person is bound to get tired when he is performing a job for a long period of time। obviously एक आदमी थकेगा जब वो काम करेगा तो। There is always need for rest intervals, हमेशा जरूरत है कि एम्प्लॉय को ब्रेक मिलता रहे। Taylor suggested that the time period and frequency of rest intervals should not be decided by the wish and experience of manager। अपने मन से डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कितना ब्रेक देंगे, हमको साइंटिफिक टेक्निक लगाना चाहिए, हमको 100 वर्कर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, वो कितना काम कर रहे हैं, कब थक रहे हैं, कब उनको रेस्ट का जरूरत है, और ये सब वर्कर को एक्चुअल में काम करते हुए देखकर हमको डिसाइड करना चाहिए कि कितना ब्रेक्स देना है। ठीक है,
बट टू गिव अ साइंटिफिक अप्रोच फटीग स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड। फटीग स्टडी क्या होता है देखना, टू कंडक्ट फटीग स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर। एवरेज वर्कर को देखो काम करते वक्त, व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब, note down the time when the worker starts getting tired and after how much time the worker become fresh to rejoin। तो बोल रहा है कि अपने मन मर्जी डिसाइड मत करो कितना ब्रेक देना है, फटीग स्टडी लगाओ। फटीग स्टडी में क्या होगा, एक वर्कर को काम करते हुए देखेंगे हम, कितना देर वो काम कर रहा है, कितना देर में थक रहा है, फिर कितना देर का रेस्ट लेने के बाद वो फिर से काम कर पा रहा है, और उसके हिसाब से हम रेस्ट इंटरवल्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल फिक्स्ड बाय ऑब्जर्विंग वर्कर्स, डेफिनेटली इट विल बी मोर साइंटिफिक। तो अगर हम एम्प्लॉइज को देखकर डिसाइड करेंगे कितना ब्रेक्स होना चाहिए, तब वो ज्यादा लॉजिकल होगा, ज्यादा साइंटिफिक होगा। अपने मन से, अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कितना ब्रेक देना है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या स्टडी करना है काम से रिलेटेड। सेकेंड जो स्टडी है वो है मेथड स्टडी। मेथड का मतलब होता है काम को करने का तरीका, वेज ऑफ डूइंग अ वर्क। तो एक काम को करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, तो मेथड स्टडी चाहता है ये पता करना कौन सा बेस्ट तरीका है कोई भी काम को करने का। जैसे एक प्रोडक्शन करने का दो तरीका हो सकता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब ज्यादा लेबर्स लगाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा कैपिटल लगाएंगे। तो ये जो मेथड स्टडी है ये बताएगा कि कैसे डिसाइड करें कौन सा बेस्ट मेथड होगा हमारे लिए। ठीक है, देखना, द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंडक्टेड टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड और वेज ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब which gives production cost minimum and maximum use of resources। तो हम एक ऐसा मेथड जानना चाहते हैं जिससे कॉस्ट कम से कम होगा और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। टू डिटरमाइन बेस्ट वे देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर्ड। ठीक है, तो बेस्ट मेथड सिलेक्ट करने के लिए हमको रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनने तक ध्यान देना पड़ेगा। टेलर डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। असेंबली लाइन टेक्निक टेलर डेवलप किए हैं बाय यूजिंग मेथड स्टडी। असेंबली लाइन यूज होता है जनरली कार मैन्युफैक्चरिंग के केसेस में, फोर्ड मोटर्स पहली बार यूज किया था। असेंबली लाइन में क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट्स लगे हुए होते हैं और जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है वो एक जगह खड़ा रहता है और जो गाड़ी है वो आगे बढ़ता है और एम्प्लॉय अपना जो काम है उसमें करता रहता है, तो उसको बोलते हैं असेंबली लाइन। एक टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, तुम चाहो तो यूट्यूब पे थोड़ा एक दो वीडियो देख सकते हो असेंबली लाइन क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्ड मोटर यूज्ड इट वेरी सक्सेसफुली। फॉर एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शूज देयर कैन बी अ लेबर इंटेंसिव मेथड और देयर कैन बी अ मशीन इंटेंसिव मेथड। तो एक शूज बनाने का दोनों मेथड हो सकता है, हमको बेस्ट मेथड सिलेक्ट करना है जहां पर कॉस्ट कम से कम हो और मैक्सिमम यूज हो अवेलेबल रिसोर्सेस का। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मेथड स्टडी। नेक्स्ट आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये पता लगाना कि एक काम को करने में कितना समय लगना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना और वर्कर स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया या नहीं उसको चेक करना। ठीक है, देखना, द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडीज कंडक्टेड टू डिटरमाइन और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडीज आर फर्स्ट द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। एक काम को करने में कितना समय लगना चाहिए। सेटिंग अप स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर, जिसके हिसाब से हम टारगेट सेट करेंगे कि एक दिन में कितना प्रोडक्शन करना है। जैसे 8 घंटे का शिफ्ट है, एक प्रोडक्ट को बनने में 1 घंटा लगना चाहिए, तो दिन भर में वर्कर कितना बनाएगा,
8 यूनिट्स बनाएगा। तो स्टैंडर्ड सेट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, कितने वर्कर चाहिए ये भी पता चल पाएगा। सोच लो हमको दिन में 80 यूनिट बनाना है, एक वर्कर 8 यूनिट बनाएगा, तो हमको 10 वर्कर्स चाहिए होंगे 80 यूनिट्स बनाने के लिए। और वर्कर्स को कैटेगराइज कर पाएंगे इनटू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। जो टाइमली काम कर रहा है वो एफिशिएंट, और जो टाइमली काम नहीं कर रहा वो इनएफिशिएंट होगा। ठीक है। टेलर का बोलना टाइम स्टडी कैसे करना चाहिए, हमको बहुत सारे वर्कर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए काम करते हुए, और कौन कितना समय लगा रहा है उसको नोट डाउन करना चाहिए, और उसके हिसाब से एक एवरेज टाइम निकाल के स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। क्योंकि स्टैंडर्ड अगर वर्कर्स को देखकर किया गया है काम करते हुए, तो स्टैंडर्ड ज्यादा साइंटिफिक होगा। अपने अपने मन से, अपने एक्सपीरियंस से अगर हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो वो स्टैंडर्ड काम नहीं करेगा। ठीक है, देखना, टेलर सजेस्टेड a time required to perform the job should not be decided by intuition, will and wish of manager, but time study must be conducted. टाइम स्टडी लगाना चाहिए, कितना समय लगेगा वो डिसाइड करने के लिए। To conduct time study, Taylor suggested to observe an average worker. वर्कर को ऑब्जर्व करो, नोट डाउन करो कितना समय लगा, और उसका एवरेज निकालो, और उसके हिसाब से टाइम सेट करो। 100 वर्कर के साथ रिपीट करो सेम चीज को, और एवरेज टाइम निकाल लो। ठीक है, एक वर्कर 10 मिनट लगाया, दूसरा वर्कर 9 मिनट, तीसरा वर्कर 11 मिनट, ऐसे 100 वर्कर को देख लो और उसका एवरेज निकाल लो, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। ठीक है, this time should be considered as average time for performing the job. If the worker is able to achieve the target before standard time, अगर स्टैंडर्ड टाइम से पहले कर लिया तो वो क्या है, एफिशिएंट है। एंड इफ ही वर्कर फेल्ड टू अचीव द टारगेट, देन ही इज इनएफिशिएंट। समझ में आ गया? अगर टारगेट जो है, हम टारगेट अचीव किए तो हम एफिशिएंट, और टारगेट अचीव नहीं किए तो वी आर इनएफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट, मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट्स। तो एक काम करते वक्त एक वर्कर बहुत सारा मूवमेंट्स करता है। तो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं भी बहुत सारे मूवमेंट्स कर रहा हूं, जैसे मैं यहां से यहां चल के आ रहा हूं, है ना, ऐसे बेंड हो रहा हूं, घूम रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, फिर मिटा रहा हूं, फिर इधर से इधर आ रहा हूं, तो बहुत सारे मूवमेंट्स कर रहा हूं मैं। तो इसमें से डिसाइड करना कि कौन सा मूवमेंट्स काम का है, विच मूवमेंट्स आर प्रोडक्टिव एंड विच मूवमेंट्स आर अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब जो काम का है, जो जरूरी है, और अनप्रोडक्टिव मतलब जो काम का नहीं है, बेकार में मूवमेंट किया जा रहा है। तो मोशन स्टडी का बोलना है कि अगर बेकार मूवमेंट्स किया जा रहा है, जिसका कोई काम ही नहीं है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है, तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को मोशन स्टडी लगाना चाहिए और डिवाइड करना चाहिए प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को, और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कट डाउन करना चाहिए ताकि टाइम कम से कम लगे। क्लियर है ये? देखना, द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मोशन स्टडीज कंडक्टेड और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोशन स्टडीज आर टू डिटरमाइन मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स। वर्कर का क्या क्या मूवमेंट हो रहा है उसको देखना, to differentiate between productive movements and unproductive movements, to cutting down the unproductive, cut down करना unproductive को, to design a suitable equipment and tools to minimize the unproductive movements of worker, और ऐसा मेथड लाना जिससे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को रिड्यूस किया जा सके। क्लियर है ये? मोशन स्टडी कंडक्ट कैसे करेंगे देखना, वही एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करेंगे काम करते वक्त, और नोट डाउन करेंगे कौन सा प्रोडक्टिव है और कौन सा अनप्रोडक्टिव है। जो प्रोडक्टिव है उसको रखेंगे और जो अनप्रोडक्टिव है उसको कट डाउन करेंगे। ठीक है, देखना, टू कंडक्ट मोशन स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व, वही सेम टेक्निक है सब में, है ना, एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करना when he is performing the job and note down all the movements he is doing. How many times he is getting up from his place,
how many times he is bending down, etc. Repeat it for 100 workers. 100 workers से repeat कर लो. After writing all the movements, classify them into productive and unproductive. सारा movements लिखने के बाद देख लो कौन सा काम का है, कौन सा productive है और कौन सा unproductive है. And make the strategy बनाओ to cut down the and minimize the unproductive movements. Clear है? तो unproductive movements अगर कम होगा तो कम समय लगेगा कोई भी काम को करने के लिए. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्कर को देखे और वर्कर को ना बार बार बेंड होना पड़ता था, क्या करने के लिए, एक टूल को निकालने के लिए. तो बार बार बेंड होगा, टूल निकालेगा टूल बॉक्स से, टाइम वेस्ट हो रहा है. हम एक काम कर सकते हैं, टूल बॉक्स को उठाकर अगर यहाँ टेबल पे रख दूं तो वर्कर को बार बार बेंड नहीं होना पड़ेगा टूल उठाने के लिए, जिससे टाइम बचेगा. बात समझ में आ रहा है? तो ये बार बार बेंड होना टूल्स निकालने के लिए ये एक अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है. और इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टूल बॉक्स को उठाकर ऊपर चेयर पे या टेबल पे रख देंगे, जिससे क्या होगा, वर्कर को बेंड नहीं होना पड़ेगा बार बार टूल बॉक्स से टूल्स निकालने के लिए, जिससे उसका टाइम बचेगा. क्लियर है ये? तो दिस इज मोशन स्टडी. तो ये गया तीसरा टेक्निक हमारा. पहला गया फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तीसरा था वर्क स्टडी. वर्क स्टडी में 4 टाइप के स्टडीज हम लोग देख लिए हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. पीस वेज का मतलब होता है पर पीस के हिसाब से पैसा देना. जो जितना पीस बनाएगा उसको उतना पैसा मिलेगा. डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंट. तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का बोलना है कि अलग अलग पीस रेट देना टू द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स. जो एफिशिएंट है उसको पर पीस ज्यादा मिलेगा और जो इनएफिशिएंट है उसको पर पीस कम मिलेगा. जैसे हम टारगेट दिए कि एक दिन में 10 यूनिट्स बनाना है और पर यूनिट तुमको कितना रुपए देंगे, लेट्स से 100 रुपीज देंगे. ठीक है. एक दिन में कितना बनाना है, 10 यूनिट, और पर यूनिट कितना रुपया मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा पर यूनिट. ठीक है. अब वर्कर ए जो है वो एफिशिएंट है, वो कितना यूनिट बना लिया, 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिया. और वर्कर बी जो है वो इनएफिशिएंट है, वो सिर्फ कितना यूनिट्स बनाया है, 9 यूनिट्स बनाया है. ठीक है. तो अब पैसा कैसे मिलेगा, तो ध्यान देना. जो एफिशिएंट है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, 12 यूनिट का पैसा मिलेगा, पर यूनिट 110 रुपया देंगे. 100 रुपया देते हैं, जो एफिशिएंट है उसको 110 देंगे, तो कितना रुपया मिलेगा उसको, टोटल 1210 रुपए. ठीक है. और जो इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंट वाले को क्या करेंगे, ठीक है, 1210 हो रहा है क्या, सॉरी ये 1320 हो रहा है ना, तो इसको मिलेगा 1320. जो इनएफिशिएंट है उसको 9 यूनिट का पैसा मिलेगा, पर यूनिट 90 मिलेगा, उसको सिर्फ 810 रुपए मिलेगा. क्लियर है. तो जो एफिशिएंट है उसको 12 यूनिट का पैसा मिल रहा है, पर यूनिट 110 मिल रहा है, जबकि रेट 100 है. एफिशिएंट बनोगे तो 110, और अगर इनएफिशिएंट बनोगे तो पर यूनिट 100 भी नहीं मिलेगा, 90 मिलेगा. तो एफिशिएंट होने में डबल फायदा. एक तो 12 यूनिट का पैसा मिल रहा है, दूसरा पर यूनिट 110 रुपए मिल रहा है. और इनएफिशिएंट होने का डबल नुकसान, पहला सिर्फ 9 यूनिट का पैसा मिल रहा है, दूसरा पर यूनिट 90 रुपीस मिल रहा है. तो ये टेक्निक को बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है ये. कोई भी टेक्निक ले लो, ये टेक्निक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है, क्योंकि ये पैसा दे रहा है और पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है वर्कर्स के लिए. क्लियर है. तो इससे क्या होता है, वर्कर कोशिश करते हैं क्या बनने का, एफिशिएंट बनने का. क्लियर है. ये देखना, फटाफट से इसको हटाता हूं, फिर हम लोग
पढ़ना शुरू करेंगे। देखना, लेट अस सी the scientific technique of differential piecewise system emphasis on paying different rate of wages, paying different rate of wages for efficient and inefficient employee। जो efficient है उसको पर यूनिट 110 रुपए और जो इनएफिशिएंट है उसको पर यूनिट सिर्फ 90 रुपीज मिलेगा। This technique of differential piecewise system insists on paying different rate of wages to efficient and inefficient employee। तो efficient और inefficient को अलग अलग रेट ऑफ वेजेस पे करना। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉय, जो एफिशिएंट एम्प्लॉय को ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो मोटिवेटेड रहेगा एफिशिएंट रहने में। जैसे मिस्टर ए, उसको ज्यादा पैसा मिला तो वो मोटिवेटेड रहेगा कि एफिशिएंट ही रहना है। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉय टू बिकम द कैटेगरी ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉय। तो बी जो है वो देखेगा कि ए को ज्यादा पैसा मिला, उससे क्या होगा, बी मोटिवेटेड होगा और अगली बार एफिशिएंट बनने का कोशिश करेगा। तो डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम में क्या हो रहा है, एफिशिएंट एम्प्लॉय एफिशिएंट ही रहेगा क्योंकि ज्यादा पैसा मिल रहा है उसको, और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय फ्यूचर में एफिशिएंट बनने का कोशिश करेगा। ठीक है। When payment is given according to number and units produced, automatically the production will be maximum। ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा है क्योंकि इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि पर यूनिट पैसा मिल रहा है, तो पर यूनिट पैसा मिलेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है। दिस टेक्निक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर एम्प्लॉइज टू परफॉर्म एफिशिएंटली। बोला ही था मैं, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट, टू कंडक्ट और अडॉप्ट डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम, टेलर सजेस्टेड दैट द कंपनी मस्ट फिक्स स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेस फॉर वर्कर्स प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर देयर टारगेट। जैसे स्टैंडर्ड सेट किए थे हम लोग, इधर लिखता हूं, स्टैंडर्ड सेट किए थे दिन में 10 यूनिट्स बनाना है और पर यूनिट कितना रुपए मिलेगा, 100 रुपीज मिलेगा पर यूनिट। ये स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है। द वर्कर हु प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाएंगे, जैसे ए वो 12 यूनिट बनाया तो उसको पर यूनिट भी कितना मिलेगा, 110। ही विल बी पेड हायर रेट। ठीक है। एंड दोज हु आर प्रोड्यूसिंग लेस देन द स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड से कम बनाएंगे, बी कितना बनाया, सिर्फ 9 यूनिट, पर यूनिट 90 मिलेगा। तो टोटल हो गया 810 और इसको मिल गया 1320। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है कोई भी एम्प्लॉय के लिए। आखिरी टेक्निक आता है मेंटल रिवॉल्यूशन। ये हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप के लोग हैं, एक है एम्प्लॉय और दूसरा है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को लगता है कि हमसे सिर्फ काम करवाया जा रहा है, ओवरबर्डन है काम का और पैसा उतना नहीं मिलता, और एम्प्लॉयर को लगता है कि वर्कर कोई काम के नहीं है, धीरे धीरे काम करते हैं, मशीन को डैमेज करते हैं और एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे। ठीक है। तो टेलर का बोलना है कि इन दोनों लोगों को एक दूसरे के तरफ मेंटालिटी बदलने का जरूरत है, और ये चेंज इन मेंटालिटी को बोला गया है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब चेंज इन द मेंटालिटी, किसके बीच में, बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। ठीक है। देखना, टेलर सेज दैट जनरली देयर इन द ऑर्गेनाइजर वर्कर फील्स दैट, वर्कर को लगता है कि मैनेजमेंट उनको एक्सप्लॉइट करता है, ओवरबर्डन देम विथ वर्क, एक्सेस वर्क एंड पेज देम लेस। तो वर्कर को लगता है काम ज्यादा हो रहा है, पैसा कम मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट को क्या लगता है, मैनेजमेंट फील्स दैट वर्कर्स ऑलवेज ग्रम्बल, धीरे धीरे काम करते हैं, दे फॉलो गो स्लो पॉलिसी, डैमेज द इक्विपमेंट एंड वर्क केयरलेसली। तो वर्कर बेकार है, नालायक है, धीरे धीरे काम करता है, रिसोर्सेज को वेस्ट करता है। ठीक है।
both the grounds suspect each other. In this technique of mental revolution, Taylor stressed that there is a need to change the attitude of both the groups drastically. तो दोनों को एक दूसरे के तरफ मेंटालिटी बदलने का जरूरत है, और ये चेंज इन मेंटालिटी को बोला गया है मेंटल रिवॉल्यूशन. Here he referred to change as revolution of mind to develop positive thinking and feeling of cooperation for each other. दोनों को मिलजुल कर काम करना जरूरी है और दोनों को एक दूसरे के तरफ मेंटालिटी बदलने का जरूरत है, और ये चेंज इन मेंटालिटी को बोला गया है मेंटल रिवॉल्यूशन. क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द टेक्निक्स गिवन बाय F.W. टेलर. मिलते हैं आने वाले क्लासेस में बाकी बचे हुए टॉपिक्स के साथ. Thank you and bye bye.